नमस्कार साथियों, मैं सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल से के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमसीक्यूज 2020 एमसीक्यूज जो पढ़ रहे हैं वो जंतु जगत के वर्गीकरण भाग फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। जंतु जगत का जो वर्गीकरण का जो भाग फर्स्ट है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, ऐसे प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका संग्रह लेकर मैं आज ले आया हूं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं, वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंगारू, ऑप्शन नंबर बी एकिडना एवं डक बिल्ड प्लेटिपस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं तो एकिडना एवं डग बिल्ड प्लेटिपस जो हैं कि अंडे देते हैं, जो कि एक स्तनधारी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, खोखली हड्डियां किसमें पाई जाती हैं। तो खोखली हड्डियां किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए चील, ऑप्शन नंबर बी व्हेल, ऑप्शन नंबर सी शार्क एंड ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो जो खोखली हड्डियां जो हैं वो चील में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी नीली बहल एंड ऑप्शन नंबर डी गोरिल्ला। तो जो सबसे बड़ा स्तनधारी है वो नीली बहल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, तिलचट्टा, तिलचट्टा का बाहरी कंकाल बना होता है, बाह्य कंकाल बना होता है, किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर बी काइटिन का, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज का, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एवं फास्फोरस का। तो जो तिलचट्टा है उसका बाह्य कंकाल जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास रिक्त स्थान होता है, क्या होता है। आइए 4 ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक आमाशय होता है, ऑप्शन नंबर बी 4 आमाशय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 आमाशय होते हैं, ऑप्शन नंबर डी कोई आमाशय नहीं होता है। तो स्वाभाविक है कि गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके पास 4 आमाशय होते हैं। 4 आमाशय होते हैं। कितने आमाशय होते हैं। 4 आमाशय होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, मधु वाटिकाओं का निर्माण किसके पालन के लिए होता है, किसके पालन के लिए होता है मधु वाटिकाओं का निर्माण। तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन नंबर ए मक्खियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी सेब के लिए, ऑप्शन नंबर सी मछलियों के लिए, मछलियों के फूलों में, ऑप्शन नंबर डी फूलों के लिए। तो स्वाभाविक है कि मक्खियों के लिए जो मधु वाटिका का निर्माण जो होता है वो किसको पालने के लिए होता है। तो मक्खियों को पालने के लिए मधु वाटिका का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें कायांतरण होता है, किसमें कायांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए मूषक,
ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी अमीबा एंड ऑप्शन नंबर डी मेंढक। तो स्वाभाविक है कि मेंढक में कायांतरण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उभयलिंगी पशु का उदाहरण है। तो उभयलिंगी पशु का जो उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर डी मेंढक, सी मेंढक, ऑप्शन नंबर डी छिपकली। तो केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है मेंढक जल में अंडे देते हैं। वे अंडे से निकलते हैं एवं छोटे रूप में विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निम्फ, ऑप्शन नंबर बी टेडपोल, ऑप्शन नंबर सी किशोर एंड ऑप्शन नंबर डी बच्चा मेंढक। तो जो मेंढक होते हैं वो जल में अंडे देते हैं और अंडे से निकलते हैं एवं छोटे रूप में वो पहले विकसित होते हैं, तो उन्हें टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें टेडपोल कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, आपने पश्मीना शब्द सुना होगा। तो पश्मीना का अर्थ क्या होता है आपको बताना है कि ये पश्मीना जो है इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए शहतूत से प्राप्त रेशम, ऑप्शन नंबर ए शहतूत से प्राप्त रेशम, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर के बकरे से उपज ऊन, ये ऊन है ऊन, और ऑप्शन नंबर सी गायों से प्राप्त चमड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पश्मीना जो है वो कश्मीर के बकरे से प्राप्त ऊन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, हर शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग एवं पूंछ होती है। पूंछ का क्या उद्देश्य है? शुक्राणु जो होते हैं उसमें एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। तो उसमें आपसे ये पूछा गया है कि पूंछ का क्या उद्देश्य है। जो पूंछ जो होती है उस पूंछ का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए गति कर अंडे तक पहुंचना, ऑप्शन नंबर बी अन्य शुक्राणुओं से लड़ना, ऑप्शन नंबर सी अंडे को पकड़ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शुक्राणु का जो पूंछ होता है वो गति करके अंडे तक पहुंचना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, अंडे देने वाली पक्षियों को क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाले जो पक्षी हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जरायुज, ऑप्शन नंबर बी अंड निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी अंडज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडे देने वाली पक्षियां जो होती हैं उनको अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंडज। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, मृत जीवियों में पाचन है क्या है? कैसे होता है मृत जीवियों में पाचन? तो ऑप्शन नंबर ए
अतिरिक्त कोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी आंतरिक कोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी भक्षाणु क्रिया होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोशिका पायन होता है। तो स्वाभाविक है कि मृत जीवों में जो अतिरिक्त कोशिका होती हैं उसके माध्यम से ही पाचन होता है, उसके माध्यम से ही पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, कंठमणि क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, कंठमणि क्या है? कंठमणि क्या है? याद रखना, नागमणि नहीं पूछा है, कंठमणि पूछा है। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कंठमणि। ऑप्शन नंबर ए सड़ा हुआ सेब। ऑप्शन नंबर बी आदम का कंठ। ऑप्शन नंबर सी यौवन आरंभ पर पुरुषों के कंठ का विकास। एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जब यौवन अवस्था आती है तो पुरुषों का जो कंठ जो होता है उसका विकास होता है, पुरुषों का कंठ का विकास होता है और आवाज़ जो है मोटी होने लगती है। यही कंठमणि कहलाती हैं, यही कंठमणि कहलाती हैं। इसीलिए प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, एक मेंढक इसके द्वारा सांस लेता है। एक मेंढक जो होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए त्वचा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी फेफड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मुंह के द्वारा। एंड ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा। यानी कि जो ऊपर की जो 3 हैं, उपर्युक्त सभी, तो जो आंसर होने वाला है, मेंढक त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है, फेफड़ों के द्वारा भी सांस लेता है और मुंह के द्वारा भी सांस लेता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आंसर राइट होने वाला है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, मनुष्य और कुत्ते दोनों स्तनधारी हैं। बिल्कुल है, मनुष्य भी स्तनधारी हैं और कुत्ते भी स्तनधारी हैं। कुत्ते मनुष्य से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, स्वाभाविक है बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? मनुष्य भी स्तनधारी हैं, कुत्ते भी स्तनधारी हैं, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा बच्चे पैदा कुत्ते करते हैं। तो क्यों करते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा अंडे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक अंडे से ज़्यादा युग्मनज बनाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी अंडे में कोशिका विभाजन होता है। तो इसका जो मेन कारण है कि मनुष्य कम बच्चे पैदा करते हैं लेकिन कुत्ते ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंडे में कोशिका विभाजन होता है। कुत्ता जो होता है उसके अंडे में कोशिका विभाजन होता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, जबकि दोनों स्तनधारी हैं। यही अंतर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए परागण। ऑप्शन नंबर बी निषेचन। ऑप्शन नंबर सी बीज निर्माण। ऑप्शन नंबर डी पुनरुत्पादन। तो स्वाभाविक है कि जब नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया
निषेचन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये क्रिया निषेचन कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है कि नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, वह जीव जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, वह जीव जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन को ध्यान में देखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें नहीं दे रखा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा एंड ऑप्शन नंबर डी मेंढक। तो स्वाभाविक है कि परिसंचरण तंत्र हाइड्रा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, किसके अनुसार मानव एक सामाजिक जंतु है? किसके अनुसार? वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बोला था कि मानव एक सामाजिक जंतु है। ऑप्शन नंबर ए लास्की, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु एंड ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो जो आपका जो आंसर है वो वैज्ञानिक अरस्तु ने बोला था कि मानव एक सामाजिक जंतु है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 2020 सीरीज का लास्ट प्रश्न। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट है। और प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा जंतु सबसे बड़ा स्थलीय जीव है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय हाथी, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन नंबर सी नीली वहल, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद बाघ। तो जो सबसे बड़ा स्थलीय जीव है जंतु वो है अफ्रीकी हाथी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये रहे आपके 20 प्रश्न रहे। निवेदन करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास लेकर आ रहा हूं और आता रहूँगा। ऐसी आशाओं के साथ आपसे अपेक्षा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।